क्या आप कोई ऐसा सेक्टर जानते हो जिसमें सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ हो, कभी रिसेशन आए ही ना, बल्कि अगर रिसेशन आए भी तो भी इस सेक्टर में और ग्रोथ देखने को मिलती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिया का जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल मार्केट है। इसकी वैल्यूएशन 2023 में $59.7 बिलियन थी और ये माना जा रहा है कि 2032 तक ये जो वैल्यूएशन है, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ के $127.8 बिलियन हो जाएगी। और इंडिया का ये जो फेथ है, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये इंडिया की एक और इंडस्ट्री को बढ़ावा देता है, वो है टूरिज़्म इंडस्ट्री। क्योंकि बहुत सारा रिलीजियस टूरिज़्म भी इसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा मार्केट है, ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये काफ़ी जल्दी से ग्रो कर रही है। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिससे हो रहा है वो है ये जो मार्केट है, इसके स्पिरिचुअल लीडर्स। जी हाँ, उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसीलिए आज के हमारे वीडियो में हम एक ऐसे ही स्पिरिचुअल लीडर की बात करेंगे, वो हैं सद्गुरु। जी हाँ, वो ईशा फाउंडेशन के जो हैं हेड हैं, उन्होंने इस फाउंडेशन को फाउंड किया था। बट इस समय ईशा फाउंडेशन काफ़ी न्यूज़ में है फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इसका रीज़न ये है कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने एक पिटीशन फाइल की थी ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट, जहाँ पे उनका कहना था कि उनकी 2 बेटियां हैं और वो दोनों बेटियां जो हैं उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखती हैं। उन्होंने मॉन्कहुड को एक्सेप्ट किया है और वो इसी फाउंडेशन में रहती हैं। तो इस वजह से उनके जो फादर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये पिटीशन फाइल की और मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये ऑर्डर दिया कि जो ये ईशा फाउंडेशन है वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स जाएं, इंक्वायरी करें, एक रिपोर्ट तैयार करें कि आखिर इस फाउंडेशन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे रहने वाले लोगों से बात करें और जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाए तो कोर्ट के सामने पेश करें। लेकिन इस समय जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इस इंक्वायरी को रोक दिया है, स्टे लगा दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही 150 पुलिस ऑफिसर्स ईशा फाउंडेशन के अंदर गए थे और वहाँ पर जाके लोगों से बात की, देखा कि वहाँ पर क्या होता है। और यही नहीं, हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट जितने भी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, उनकी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। बट ये सब क्यों हो रहा है? क्यों ये पिटीशन फाइल की गई? क्यों वो जो फादर हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, वो कंपेल हैं इस पिटीशन को फाइल करने के लिए? क्यों उनकी जो डॉटर्स हैं वो उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं रखती? तो इसके लिए हमें इस पिटीशन को डिटेल में समझना होगा, डिटेल में इसमें बात करनी होगी। तो ये जो मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, वो किसको दिया था? कोयम्बटूर रूरल पुलिस को दिया था, ताकि वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकें, एक रिपोर्ट तैयार कर सकें वाइल हियरिंग अ हेबियस कॉर्पस पिटीशन, जो कि डॉक्टर एस कामराज, एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने फाइल की थी। उनका कहना है, उनका एलिगेशन है कि उनकी 2 डॉटर्स हैं, गीता कामराज हु इज़ 42 ईयर ओल्ड एंड लता कामराज हु इज़ 39 ईयर ओल्ड। उनका कहना है कि उन्हें कैप्टिव रखा गया है इस फाउंडेशन के अंदर, जो कि कोयम्बटूर में है। साथ साथ उन्होंने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ईशा फाउंडेशन है, वो वहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश करती है, उन्हें कन्वर्ट कर देती है इनटू मॉन्क्स और अपनी फैमिली से किसी भी तरीके का कॉन्टैक्ट रखने से रिस्ट्रिक्ट करती है। जब ये पिटीशन मद्रास हाई कोर्ट के पास पहुंची तो मद्रास हाई कोर्ट ने जो सद्गुरु हैं उनका बैकग्राउंड देखा। तो सद्गुरु, जिनका एक्चुअल नाम जग्गी वासुदेव है, उनका जब बैकग्राउंड देखा गया तो ये पता चला कि वो खुद शादीशुदा हैं। अपनी शादी से उनकी एक बेटी है, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है और जो बेटी है उसने शादी की है, वो अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने फिर क्वेश्चन रेज़ किया कि जब जो स्पिरिचुअल लीडर है, जिसे सब मान रहे हैं, वो ही इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, तो फिर वो अपने फॉलोअर्स से ये एक्सपेक्ट क्यों करता है कि वो मॉन्कहुड को एक्सेप्ट करे और दुनियादारी छोड़ दे, अपनी फैमिली से कनेक्शन छोड़ दे? तो इसी बात को जो है, इसी क्वेश्चन को रेज़ करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वहाँ उस फाउंडेशन के अंदर जाया जाए और ये समझा जाए कि आखिर उसके अंदर ऐसा क्या होता है, क्या रूटीन है, क्या समझाया जाता है, क्या बातें होती हैं जिसकी वजह से वहाँ जाने के बाद लोग अपनी फैमिली से किसी भी तरीके का कनेक्शन जो है नहीं रखते, कनेक्शन तोड़ देते हैं। क्योंकि जिन 2 लड़कियों के लिए ये पिटीशन फाइल की गई है, वो ऐसा नहीं है कि कम पढ़ी लिखी हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड। अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो बड़ी बेटी है वो
पोस्ट ग्रेजुएट है इन मैकाट्रॉनिक्स फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन द यूके। वो एक काफ़ी अच्छी जॉब करती थी, उनके पास अच्छी खासी सैलरी थी, बट 2008 के अंदर जब उनका डिवोर्स हुआ तो उसके बाद वो योगा क्लासेस अटेंड करने लगी ईशा फाउंडेशन में। और उसी के बाद उनकी जो छोटी बेटी है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने भी अपने सिस्टर के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए ये डिसाइड किया कि वो परमानेंटली सेंटर के अंदर ही रहेंगे। और उनके फादर का ये भी कहना है कि ये फाउंडेशन ही है जो उनकी बेटियों को खाना देती है, मेडिसिन देती है, जिसकी वजह से उन्हें डर है और शक है कि शायद उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो कम हो रही है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी फैमिली से सारे संबंध, सारे टाइज जो हैं तोड़ दिए हैं। और उनकी बेटियां जो हैं मॉन्क्स की तरह रह रही हैं, हर्मिट्स की तरह रह रही हैं। उनका जो लोग फाउंडेशन के अंदर रहते हैं उनके हेड्स को शेव करा दिया जाता है। अगेन द कोर्ट वॉज सरप्राइज्ड कि ऐसा क्यों कराया जाता है, क्यों वहाँ के लोग जो हैं इस तरीके से रह रहे हैं, जबकि जो लीडर है वो खुद ही एग्जैक्टली इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करता। दो ये जो दोनों लड़कियां हैं, जो दोनों सिस्टर्स हैं, उनका कहना है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वहाँ पर रह रही हैं, वॉलंटरीली रह रही हैं, उन पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। ईशा फाउंडेशन का भी ये कहना है कि वो किसी को भी फोर्स नहीं करते, किसी पे भी दबाव नहीं डालते हैं कि वो मॉन्कहुड जो है करें, उसको फॉलो करें, उनका ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कुछ और बातें भी सामने आई इसके साथ साथ। वो ये था कि इस फाउंडेशन के साथ जो डॉक्टर काम कर रहा है, जो जुड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट पॉक्सो के केसेस हैं। जी हाँ, जो उन्होंने बच्चों के साथ, जो कि छोटी बच्चियां थीं, स्कूल में पढ़ती थीं, उनके साथ मोलेस्टेशन किया, उसका केस उनके अगेंस्ट है। और ऐसा डॉक्टर इस फाउंडेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके के केसेस सब सामने आए तो मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पता लगाया जाए कि ईशा फाउंडेशन के अगेंस्ट कौन कौन से क्रिमिनल केसेस जो हैं फाइल्ड हैं, उनकी पूरी लिस्ट तैयार की जाए, इंक्वायरी की जाए और एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पूरी इंक्वायरी पर स्टे लगा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम कैसे ऐसे फाउंडेशन के अंदर, ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर पुलिस को भेज सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो ईशा फाउंडेशन है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे सद्गुरु जगदीश वासुदेव ने फाउंड किया था, जिसका प्राइमरी गोल है कि वो प्रमोट कर सके फिज़िकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग फॉर इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड, क्या वो फोर्स कर रहा है लोगों को कि वो मॉन्कहुड को एक्सेप्ट करें, शादी ना करें, अपने फैमिली से दूर हो जाएं, अपने पेरेंट्स को छोड़ दें, हर्मिट्स की तरह लाइफ बिताएं, अपने बाल शेव कर दें? तो इसके लिए वहाँ पे रहने वाले लोगों को फोर्स किया जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से रहते हैं। क्या सच्चाई है? आपको क्या लगता है, क्या ये इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए थी ये समझने के लिए कि आखिर इन इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है? क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने इस इंक्वायरी पर स्टे लगा दिया है। उनका कहना है कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर जो है पुलिस को नहीं भेज सकते। बट अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब वहाँ हंसी खुशी रह रहे हैं, तो हमें इस इंक्वायरी को होने देना चाहिए ताकि ये समझ आ सके कि वहाँ क्या हो रहा है। उन पेरेंट्स को आंसर मिल सके कि उनकी बेटियों का दिन भर का रूटीन क्या रहता है, वो कैसे अपनी लाइफ वहाँ पर बिता रही हैं, एक रिपोर्ट तैयार की जा सके। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है, अपने व्यूज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।